हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको दो कपल देखने को मिलेंगे। फर्स्ट मेन लीड्स तो बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह ही हैं, ऊपर से ठहरे नेबर्स भी। एंड अगर सेकंड लीड्स की बात करें तो एक बहुत ज़्यादा रिच है जो अपनी ही राइवल कंपनी में एज अ एम्प्लॉय वर्क करने आएगा, और सेकंड फीमेल लीड तो काफ़ी पुअर है। अब इनकी लव स्टोरीज कैसे स्टार्ट होंगी वो जानने के लिए आपको पूरा ड्रामा तो देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत होती है गाउस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से, जिसे के बने 50 साल गुजर चुके हैं। यहीं की एम्प्लॉय और हमारे मेन लीड संगसिक ने चेयरमैन के खिलाफ ही एक पोस्ट कर दी थी कि वो वाइन का धंधा करते हैं। ये देखते ही हमारी हीरोइन नाराई का तो पारा एकदम हाई हो जाता है कि संगसिक, ये क्या कर दिया तुमने, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। ये दुख क्या कम था कि इन्हीं की कंपनी के मैनेजर मीडिया को जाके बता देता है कि गाउस इलेक्ट्रॉनिक्स में आखिर क्या क्या ख़राब काम हो रहे हैं। उससे अलग एक बदनामी होती है कंपनी की। बेचारे चेयरमैन पे तो रिपोर्टर्स ने धावा ही बोल दिया था। वो तो खैर हॉस्पिटल ही पहुंच जाते हैं। संगसिक से उसकी गर्लफ्रेंड हेजुंग मिलने के लिए आती है कि तुमने ये जो आज पोस्ट की थी वो तो बहुत ही वायरल हो चुकी है, ऊपर से मैनेजर ने जो काम किया वो अलग से वायरल। एक्चुअली में इसने वो पोस्ट प्राइवेट ही रखी हुई थी, न जाने कैसे पब्लिक हुई वो खुद भी नहीं जानता था। अब तो उसे अपनी पड़ जाती है कि मेरा क्या हाल होने वाला है। इसके डिपार्टमेंट को तो मालूम हो गया था कि ये सारा किया धरा संगसिंग का ही है। सो परेशान के अब चेयरमैन को ये खबर नहीं होनी चाहिए। फिलहाल तो नाराई बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही होती है कि इस संगसिंग को तो इस दुनिया से ही उठ जाना चाहिए, हमेशा ही कुछ गलत करता रहता है। बस फिर क्या था, उसके पीछे ही पड़ जाती है। चेयरमैन का बुलावा अब इनकी टीम को आ ही गया था। काफ़ी घबराए हुए लग रहे होते हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स ने तो कह दिया था कि हमें मार्केटिंग टीम पे ही शक है, उसी से ही पूछगछ करें। और वैसे भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ तो हमेशा से ही यूज़लेस रहे हैं। सो अब प्रोसिक्यूटर के आने का डर तो इन पे छाया ही होता है कि उन्हें बिल्कुल भी ये नहीं खबर होनी चाहिए कि वो सब हमने किया था। उनसे पहले तो छुपने की कोशिश करने लगे थे, फिर संगसिक को ही गायब करने का डिसाइड करते हैं कि बाकी तो कुछ मैनेज कर लेंगे हम लोग, लेकिन ये भोला भाला इंसान ज़रूर उनके सामने सच बोल के सारी की सारी पोल खोल ही देगा। सो उसे एक ऑफिस में ही वहाँ पे हाथ पांव बांध के बंद कर देते हैं। सो प्रोसिक्यूटर साहब आ गए थे उनके सामने। ये बहुत ही मासूम बनने की कोशिश करते हैं कि हमें तो इस न्यूज़ का तो सिर्फ आपके थ्रू ही पता चला है, वरना हम तो जानते ही नहीं थे। और इसी तरह से ही बहुत सारे बहाने जो कि उन्हें आते हैं। नाराई पे तो ये थोड़ा बहुत नाराज तो थे कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम बेचारे संगसिक पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म करती हो। खैर अब इन्हें फिर से अपनी टेंशन ही पड़ जाती है कि कहीं अगर उसे ये बंधा हुआ ना देख लें, अगर देखेंगे तो ना जाने फिर क्या कर बैठेंगे। इसलिए ही उन्हें फिर जल्दी से ही यहाँ से भेजने की कोशिशें करने में ही लगे हुए होते हैं। ये तो इधर बहुत हाथ पांव मार लेता है कि निकल जाऊं यहाँ से। वैसे भी 7 बजे उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाना था कि अगर वो नाराज़ हो गई तो पता नहीं फिर मेरा क्या बनेगा। जैसे तैसे करके ऑफिस से बाहर निकल ही आया था। सारे इसे देख के एकदम सरप्राइज और यूँ रिएक्ट करते हैं कि ओह संगसिक, तुम्हारा ये हाल किसने कर दिया। खैर अब प्रोसिक्यूटर को तो झूठ मूठ बोल के वहाँ से इन्होंने भेज ही दिया था। जो गलती संगसिंग ने की थी उसके लिए नाराई से माफ़ी भी मांगता है कि मेरी वजह से आप लोगों को बहुत सारी ट्रबल को फेस करना पड़ रहा है ना। वो स्टिल इस पे एंग्री थी और यहाँ पे दोनों के बीच हमेशा की तरह अच्छी खासी बहस भी हो जाती है। अब तो संगसिक ने भी इसे बुरा भला कह दिया था कि तुम बहुत ही हॉट टेम्पर्ड और कोल्ड हार्टेड हो। डोर को किसने लॉक कर दिया था। संगसिक हेल्प करने के लिए आता है। इसी बीच ही इसकी एल्बो सीधी जाके नाराई की नाक पे लगी थी, उससे खून बहना स्टार्ट हो जाता है। अब तो संगसिक को मारने के लिए उसके पीछे ही भागती है कि आखिर तुम क्या चीज़ हो। घर पे आके उसकी बुराइयां अपनी फ्रेंड्स के सामने ही करने लगी थी कि पता नहीं संगसिंग के साथ क्या मसला है, किसी दिन मेरे हाथों से उसकी जान ही जाएगी। वो भी परेशान हो रही होती हैं। खैर वो तो जानती ही थी कि आखिर को इन दोनों के बीच हमेशा ही ऐसे ही लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है।
दूसरी तरफ हमें अपने सेकंड मेन लीड मातन को दिखाया जाता है, जो कि सोने का चम्मच ही मुंह में लेके पैदा हुआ था और अब मॉम डैड से कह रहा होता है कि मैं गाउस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में एज अ वर्कर जॉब के लिए जाना चाहता हूँ। वो तो इस बात के बिल्कुल भी हक में नहीं होते हैं कि इतनी सारी कंपनीज हैं, तुम वहाँ पे भी तो जा सकते हो, लेकिन उधर ही क्यों। वैसे भी उस कंपनी के खिलाफ बहुत सारे रूमर्स फैले हैं, लेकिन ये बाजिद हो जाता है। सो मजबूरी में उन्हें भी इसकी हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ गई थी। आखिर को उनका इकलौता बेटा जो था, इसके इरादे तो कंपनी में धमाकेदार एंट्री करने के ही थे, बट जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं होता। इसका सारा प्लान ही फ्लॉप हो जाता है। नेक्स्ट फिर मातन को प्राइवेट प्लेन में ही बैठे दिखाया जाता है। यहाँ पे वो गाउस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट ही देख रहा था कि उन्हें पहचानने में आसानी होगी। अब अचानक जैसे ही उसकी नज़र कंगमी मीन के ड्रामे की सेकंड फीमेल लीड पे पड़ती है, तो हैरान कि क्या ये लड़की भी उधर ही जॉब करती है। उधर आज ही संगसिक को पता चला था कि वो नाराई के बगल वाले अपार्टमेंट में ही रहता है। उसका बुरा हाल कुछ ऐसा ही नाराई के साथ भी था। वो तो बिल्कुल यकीन नहीं करने वाली थी कि प्लीज़ कह दो ना कि तुम यहाँ पे नहीं रहते हो, ये सब कुछ झूठ है। ये उसे फिर अपना पूरा अपार्टमेंट दिखा देते हैं कि यही सच है। खैर वो अब इससे प्रॉमिस लेती है कि बस हमारे बीच यहाँ पे कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होगी, मुझसे फासला बनाए रखना, ऑफिस में ही हम जो भी डिस्कस करना होगा हम कर लेंगे। वो तो खुद भी तो यही चाहता था, इसलिए इसे यकीन दिला देता है कि ठीक है, जैसा तुम कह रही हो बिल्कुल वैसा ही होगा। दोनों को एक ही बस स्टैंड पे खड़ा होना पड़ता है। नाराई अब रॉन्ग बस में ही चढ़ने लगती है, तो वो इसे रोकता है, लेकिन ये उसे कह देती है कि देखो संगसिक, मैंने तुम्हें कहा है ना कि मेरी तरफ नहीं बढ़ना। जैसे मैंने कहा है कि बिल्कुल हमने डिस्टेंस ही रखना है, सो ऐसे ही करो। इसलिए उसे चुप करा देती है। वो आगे से कुछ बोल ही नहीं पाता। मार्टिन तो अपने असिस्टेंट को भी साथ ही चलने को बोलता है कि तुम चलो, मेरा सहारा तो बनोगे। वो तो फ़ौरन से मान जाता है, लेकिन अपनी मौत को खुद ही यहाँ पे बुलावा ही दे रहा था। अपनी ही गलती की वजह से नाराई लेट ही ऑफिस पहुँची थी। उसके पीछे पीछे थकी हारी सी कंगनी भी आई जाती है। रात को तो काफ़ी ड्रंक ही हो गई थी। वो नाराई की बेस्ट ही होती है। ये तो संगसिक को ऐसे घूर के देखती है कि जैसे कि उसी की वजह से ही ये देर से आई हो। अब की बार वैसे तो लैंडिंग सही से हुई थी, लेकिन बेचारे असिस्टेंट का बर्था ही बन गया था। आज के दिन संगसिक की गर्लफ्रेंड हीजुंग ने इसके साथ डिनर करने का सोच लिया था, इसलिए उसे कॉल करके बता रही होती है कि प्लीज़ आप अब आज के दिन टाइम पे ही पहुंच जाना। वो मान जाता है। कंगमी फ्रेंड्स को अपने ड्रीम का बता रही होती है कि मैं कल किसी एक हैंडसम से लड़के को किस करने वाली थी, फिर अचानक ही मेरी आंख खुल गई। साथ में ब्लश पे ब्लश भी किए जा रही होती है। मातन तो ऐसे ऑफिस में एंट्री लेता है जैसे कि काम करने नहीं, बल्कि इस पूरे ऑफिस को संभालने के लिए ही आया हो। और फिर न्यू एम्प्लॉय को सारे ही लोगों से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। नेम लिस्ट पढ़ने के बावजूद भी इसे किसी एम्प्लॉय के नाम भी ठीक से याद नहीं रहते, सिवाय कंगनी के। वो तो इसे देख के एकदम शॉक्ड और छुपने ही लगी थी कि ये मेरा ड्रीम बॉय कहाँ से आ गया। ऐसे ही कई लोगों को गिरा के ही जाती है। फिर फ्रेंड्स के पूछने पे बता देती है कि जिस लड़के का जिक्र मैंने किया था वो मातन ही है। इसका मतलब कि कल रात मैंने ड्रीम नहीं बल्कि सच में उसे देखा था। ड्रंक थी तो इसलिए उसे कुछ याद ही नहीं रहा। संगसिक मानतन को अपने फ्रेंड बना लेता है। जैसे उसे लेके गर्ल्स के पास पहुंचता है तो कंगमी की हालत ख़राब, बेचारी को सही से छुपने भी नहीं दे रहा होता है। सो वो अब नारी को लेकर वहाँ से चली ही गई थी। मातन तो जैसे ही खाने के लिए अपने सोने का चम्मच निकालता है तो संगसिक हैरान कि ये काफ़ी अजीब है, भला ऐसी चीज़ को कौन साथ लिए फिरता है। वैसे भी अगर ये रिच है तो यहाँ जॉब करने के लिए क्यों आया है, लेकिन फिर अपने जहन में आए सारे सवालों को ही झटक देता है। न्यू एम्प्लॉय के आने की खुशी में रात को सभी मिलकर ड्रिंक्स करने के लिए जाते हैं। ये बस हैरान और परेशान सा सभी की हरकतें देखने में बिजी, क्योंकि ऐसी महफिल में वो फर्स्ट टाइम जो आया था। इसके पास गोल्ड का स्ट्रॉ देख के अब बाकी भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ऊपर से जब से मातन आया था कंगमी वियर्ड बिहेव किए जा रही थी। अभी के लिए तो वो इनका ध्यान अपनी तरफ ही खींच लेती है। मातन उसे अपने साथ साइड पे चलने को बोलता है कि मैंने तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। पीछे से संगसिक जैसे ही अब इधर गंदा टिश्यू फेंकता है तो वो सीधा जाके नारी के मुंह पे लगता है। सो ये साहब तो अब गए काम से। अब इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने ही वाला था।
मातन को तो कल जो कुछ भी हुआ सब याद था। इसे एक लेटर देता है कि घर जाके आराम से पढ़ना। ये सब देखते ही कंगनी खुश हो जाती है कि वाओ, इतने हैंडसम लड़के ने मुझे अपना लव लेटर दिया है, कितनी लकी हूँ मैं। ये सभी टुन होके ही अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। मातन ने खुद ही कंगनी को टैक्सी में बिठा दिया था, वो खुश। अब नेक्स्ट सीन में ही हमें दिखाया जाता है कि संगसिक के पास ही भागती हुई नाराई आती है कि मेरे रूम में एक बहुत ही बड़ा स्पाइडर घुस आया, प्लीज़ हेल्प कर दो उसे भगाने में। वो भी फिर इसके अपार्टमेंट आ ही गया था। स्पाइडर्स तो खैर यहाँ पे उसे नहीं मिलता, लेकिन इधर फैला मैस देख के वो सब कुछ क्लीन कर देता है। इसके बाद ही उसे यहाँ से जाना था कि मैंने किसी को अपना रूममेट बनाने का ही कह दिया, शायद वो आगे होगा। इसने अपने हाफ अपार्टमेंट को ही रेंट पे देने का डिसाइड कर लिया था। अब इसके रूममेट का नाम अजीज़ ही होता है। अभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा ही रहे होते हैं कि फिर से नाराई बेल बजाती है कि स्पाइडर आ गया है, हेल्प कर दो जल्दी से आके। अजीज़ ही डोर ओपन करता है एंड उसे भगाने के बाद ही डोर क्लोज करके इसके पास ही आ गया था। ये देखते हुए संगसिक को तो बहुत ही खुशी होती है कि ये हुई ना बात, अब से हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। ये लड़की मुझे बहुत परेशान करती है, शुक्र है कि तुमने इसे यहाँ से भगा दिया, मुसीबत कहीं की। अब ये लेटर को पढ़ते ही कंगमी की खुशी दुख में बदल जाती है, क्योंकि ये कोई लव लेटर नहीं था बल्कि एक मनी लेटर ही होता है। इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे कल वो ड्रंक के कंडीशन में मातन की प्लेस पे चली गई थी एंड तब असिस्टेंट ने इसे रोकने की कोशिश की थी तो कंगमी ने 2-4 मुक्के मार के उसे साइड पे कर दिया। मातन इतनी स्ट्रॉन्ग गर्ल को देख के हैरान था, इससे छुपने लगता है, लेकिन ये तो वहाँ भी आ जाती है। इसी दौरान ही पता नहीं कितनी चीज़ों को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो तो इसे फूंक मार के साइड पे करने की कोशिश करता है कि जैसे कि कोई मक्खी हो, बट ये समझती है कि मुझे किस कर रहा है। तभी उसने इसके मुंह में खाना ही ठोंस दिया था और बस उन चीज़ों को ख़राब करने का ही बिल वो इससे मांग रहा होता है। और ये इमोशनल हो जाती है कि मैं तो पहले से ही गरीब हूँ, इतने सारे पैसे कैसे वापस कर पाऊँगी, ओह नो अब क्या करूँ। यहाँ पे बेचारी की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। अजीज़ से संगसिक नाराई की बुराइयां करने में बिजी कि उस लड़की ने मुझे बहुत ही परेशान करके रखा हुआ है। ये सब कुछ नाराई सुन चुकी होती है। अब जैसे इस बात को उसे रियलाइज़ होता है तो वो अब परेशान। अब यहाँ पे नाराई उससे नाराज़ होकर ही जाने लगी थी कि तुम मुझे ऐसे समझते हो क्या। तभी स्पाइडर को देख के डर के मारे इसे चिपक जाती है। और ये वाला सीन तो हीजुंग ने भी देख लिया था, जो कि संगसिक के साथ डिनर करने के लिए आई थी। ये बेचारा परेशान हो जाता है। अगले दिन वो नाराई से नाराज़ भी होता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट कर दी है, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे कैसी लड़की हो तुम, एक स्पाइडर से डरती हो। अब नाराई को गुस्सा आ जाता है। वो तो फिर शर्ट को हटा के अब इसे ही कहने लगी थी कि क्या तुम्हें इस चीज़ से डर लग रहा है या नहीं, ये भी तो इतनी छोटी सी ही है। इनको ऐसे फिर से हीजुंग ने देख लिया था। अब इनका काम फिर से ख़राब। कंगमी जहाँ धक्के खाती हुई बस में सवार होती है, वहीं पे हमारा हीरो एक वीआईपी बस में ही बैठा हुआ था और ये सब कुछ देख रहा होता है। ये ज़रा बाकियों की तरह नॉर्मल लाइफ गुजारने का ही फैसला किए होता है। अब अचानक ही इधर से ही कंगमी को देखता है, जिसका खाना कब से ही कबूतर खाई जा रहे होते हैं और वो उन्हें भगाने की कोशिशें कर रही होती है और साथ ही साथ अपने स्टंट्स भी मारने ही लगी थी। ये सब कुछ देखते हुए वो तो इसे काफ़ी कूल एंड प्रीटी लग रही होती है। इवन कि मातिन तो इससे अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाता है। उधर संगसिक ने इसका जो कमज़ोर होने का मजाक उड़ाया था उसके लिए अपोलोजाइज़ करता है। ये उसे जाके अब हीजुंग को सब एक्सप्लेन करने को ही बोलती है, पर वो कह देता है कि नहीं, बल्कि तुम जाके उसे सब कुछ बताओगी और सब कुछ क्लियर कर दोगी, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, वो जस्ट एक गलत फहमी ही थी। सारे कॉलीग्स मातिन की जांच पड़ताल करने में बिजी होते हैं कि आखिर वो कौन है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं। अब इवन के उसके एटीट्यूड ने सबको ही शक में मुब्तला कर दिया था। कंगमी के पास जितने भी पैसे होते हैं वो सब के सब मातन को दे देती है कि बाकी का फिर मैं कहीं से अरेंज करके लौटा दूंगी। नाराई को मनाने के लिए उसे फिर से बता रहा होता है कि कैसे पहले मैंने हीजुंग को प्रपोज करने का प्लान बनाया था, बट वो किसी और के साथ ही चली गई थी, लेकिन अब की बार पक्का मैं ये सब मिस नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ जाके उसे सब एक्सप्लेन कर दो ना। और इवन के फिर से उसकी यादों में खो ही जाता है।
इन लोगों ने मातन पे नज़र रखी हुई थी, जो कि कुछ लेने के लिए एक प्लेस पे ही आया हुआ था, बट उसके पास तो बड़े नोट थे, सिक्के नहीं। अब आसमान की तरफ देख के कहता है कि मॉम डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखते ही सारे एम्प्लॉयज़ समझते हैं कि शायद ये बेचारा बहुत ही गरीब है, खाने के भी इसके पास पैसे नहीं हैं, ऊपर से मॉम डैड भी नहीं है, और फिर इसकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये तो ड्रोन कैमरा को देख के ही बात कर रहा था, क्योंकि मॉम डैड ने इसी के थ्रू ही उस पर नज़र रखी हुई थी। इसको हटाने के लिए वो कंगमी की हेल्प मांगता है, और ये भी कहने लगा था कि अगर जितनी मेरी ट्रबल्स को फेस करने में मेरी हेल्प करोगी, उतनी ही तुम्हारे सारे पैसे को मैं माफ़ कर दूंगा। वो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि थैंक यू मातन। नारा आई हेजुंग को सब बताने के लिए आ गई थी कि ये फिर संगसिक को गलत ना समझे कि वो इसे चीट नहीं कर रहा है, वो तो काफ़ी भोला भाला सा है। बट इन मैडम को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, वो संगसिक के साथ अपने मतलब के पीछे ही थी कि वो हर काम जो कि उसके फ्री में कर दिया करता है। और ये भी बताती है कि पास्ट में मुझे ये भी मालूम है कि संगसिक ने मुझे प्रपोज़ करने की कोशिश की थी, मैं तो जानबूझ कर ही उसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट करने के चक्रों में थी, इसलिए उस लड़के के साथ ही चली गई क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। ये सुनते ही नाराई को बहुत बड़ा सदमा होता है कि ये उस इनोसेंट से पर्सन को आखिर क्या समझती है। उसे हीजुंग से दूर रहने को भी बोलती है, लेकिन उसने तो हीजुंग को अब प्रपोज करने की ठान ली थी, सो इसलिए इसकी बात नहीं मानने वाला था। रात को मैनेजर मातन के आसपास बहुत से लोगों को देख के समझते हैं कि शायद ये डेप्टर्स हैं और इसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बस फिर क्या था, उनकी आंखों में धूल झोंक के इसे अपनी गोद में उठा के वहाँ से भाग जाता है, और फिर इसे अपने साथ ही खाना खिलाने के लिए भी लेके आ गया था। उसे इस पर बहुत रहम आ रहा होता है, बेचारा बहुत ही गरीब है, और साथ ही साथ कुछ खाना तो इसे दे भी देते हैं। ये सब कुछ देखते हुए वो हैरान कि ये मेरे साथ आखिर को ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। इधर ही संगसिक टेडी बियर्स कॉस्ट्यूम पहने बैठा था और साथ ही साथ इमेजिन करने में बिजी कि कैसे आज वो हीजुंग से अपने लव की कन्फेशन करेगा, लेकिन अचानक ही उसे किसी और लड़के के साथ देख के शॉक्ड ही रह जाता है। इसी बीच ही उसके लिए लाया गिफ्ट भी गिर ही गया था, लेकिन फिर भी उनसे एक्सक्यूज़ करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। अब जिसमें कि कपल रिंग्स थी वो तो हीजुंग को मिल चुकी होती हैं। मातन तो रहने के लिए एक स्टूडियो ही पहुंच आया था, जहाँ पे कि काफ़ी गंदगी हो रखी थी। अब इस सब को समेटने के लिए उसने कंगमी को बुला लिया था, वो तो जल्दी से सारे काम निपटा लेती है। इसके बदले में मातन उसे मज़े का खाना भी खिलाता है। इसी दौरान ही देखता है कि उसके फेस पे तो खाना लग चुका है। उसे तो इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं थी, बस अपने खाने में ही मगन। ये जैसे ही उसका यहाँ पे मुंह साफ़ करने के लिए उस आगे बढ़ता है तो मातन की मॉम आ जाती है। वो तो सरप्राइज रह गई थी कि अच्छा, तो इस लड़की के लिए ही तुम अपने घर को हमें छोड़ के यहाँ पे मूव हुए हो। नाराई तो अपनी फ्रेंड के साथ ही जा रही होती है। अब अचानक ही उसकी नज़र उदासी में जाते हुए संगसिक पे पड़ती है, और साथ में ही उसे चीट करते हुए हेजुंग पे ही पड़ गई थी। अब उसे मालूम हो गया था कि संगसिक के दिल पे क्या गुजर रही होगी, और इसी बात के लिए ही तो उसने उसे प्रपोज करने के लिए मना किया था। इस बात का अपनी फ्रेंड को भी बता देती है। ये तो इमोशनल सा बारिश में भीगता हुआ एक टेडी बियर के पास ही आके बैठ गया था कि क्या तुम भी मेरी तरह अकेले ही हो। बेचारा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रहा होता है। उसे अपना छाता भी दे देता है कि प्लीज़ तुम तो मत भीगो ना यहाँ पे। तभी इसे देखती हुई नाराई भी पहुँच आई थी कि तुम इधर क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो जो कि इतनी बारिश में भीग रहे हो, चलो घर चलते हैं। ड्रीम्स में भी हेजुंग इसे चीट करते हुए ही नज़र आती है, बहुत परेशान था। अब जो कुछ भी हुआ सारी बातें अजीज़ के साथ ही शेयर कर लेता है। वो तसल्ली देने के अलावा तो कुछ नहीं कर सकता था। मॉम ने घर को मैदान जंग बना दिया था। अगली दफ़ा कंगमी की जगह पे खुद ही मार्टिन आगे आता है। ये समझती है कि शायद ये मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट उसे तो अपनी चीज़ों की ही फिक्र थी कि ज़्यादा पानी गिरने की वजह से ये तो ख़राब हो जाएंगी। मम्मी तो अपने बेटे को छोड़ने के लिए इसे पैसे देने लगी थी, क्योंकि वो समझ रही होती हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड है। आगे से उनकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनने को तैयार होती हैं। अब आगे से वो सारे पैसे मातन ले लेता है कि मॉम आप क्या कर रही हैं। अब इसे पता चल गया था कि मातन तो बहुत ही बड़ी कंपनी के चेयरमैन का बेटा है। उसके लिए तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, जो कि ऑब्वियसली सी बात है उसने सबको बतानी थी। इसी बात का ही तो मातन को डर होता है।
अगले ही दिन मातन फिर इसके पास ही पहुंच आया था कि तुम्हें अब जो भी मेरी असलियत का पता चला है कि प्लीज़ इस बारे में किसी को भी मत बताना। इवन के उससे प्रॉमिस भी लेने लगा था, मैं तो जस्ट एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता हूँ बाकी लोगों की तरह, और बस इसी वजह से ही मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को भी बताऊँ। और वो भी इसे अश्योर करवा देती है कि डोंट वरी, किसी को नहीं बताऊंगी, बल्कि नॉर्मल लोग कैसे लाइफ गुजारते हैं उनका एक्सपीरियंस करवाने के लिए मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। संगसिक हेजुंग को अवॉइड करने के लिए नाराई का ही सहारा लेता है। वो तो इसे छोड़ कर चली जाती है कि जो भी बात है इसे कर लो। मातन को डर था कि ये किसी को बता ना दे, इसलिए हर वक्त उसके साथ ही चिपका रहता है। वो तो नॉर्मल बिहेव करने के लिए इससे खाने के ऊपर वाले स्टिकर्स को भी चाटने को बोलती है। हेजुंग ने तो वही कपल वाली रिंग पहनी हुई थी जो कि ये उस वक्त वहीं पे छोड़ के आ गया था, लेकिन उसे अभी पता नहीं होता है कि उस टेडी बियर कॉस्ट्यूम में एक्चुअली में यही था। अब यहाँ पे इसे यही बता रही होती है कि देखो, मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकती हूँ उप्पा, और ना ही मैं अपने न्यू बॉयफ्रेंड्स को। मुझे ऐसे ही हैंडसम बॉयज़ के साथ ही घिरे रहना काफ़ी अच्छा लगता है, और आप मेरे साथ कोऑपरेट कर लेना, इसमें क्या बुराई है, और वैसे भी मेरे काम कर दिया करते हैं तो अच्छी बात ही है। मैं चलो कम से कम आपको इतना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन आप तो मुझे पसंद करते हैं ना। मीन के साफ साफ दिख रहा होता है कि ये तो एक ठर की लड़की है। ये लोग एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे, लेकिन उसका रिज़ल्ट तो बहुत ही बुरा होता है, हम बाल लाने की बजाय गंजा करने वाला। इस बात से यहाँ पे सबको बहुत हंसी आती है, लेकिन खैर ये तो एक प्रॉब्लम थी जिनको कि इन लोगों ने सॉल्व करना था। कंपनी में भी हेजुंग के तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। ये बेचारा तो ये सब कुछ देख देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है कि कैसे इन सब लोगों में मैं सर्वाइव कर पाऊँगा। मैंने तो अब हेजुंग के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखना है, इस बात का उसने डिसाइड कर लिया था। रात को संगसिक के घर पे खाना खाने के लिए हेजुंग ही आई थी। अजीज़ को तो ये लड़की वैसे भी अच्छी नहीं लगती है कि हर बॉय से इसे बात करना ज़रूरी है क्या, स्पेशली कि वो मेरे फ्रेंड को इसने धोखा दिया है, तो इसलिए उसने तो इधर उसे काफ़ी सारी बातें भी सुना दी थी जो कि हेजुंग की ऑब्वियसली सी बात है बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। मातन देखते हैं कि ड्रंक कंगमी सबको बता रही थी कि मातन एक चेयरमैन का बेटा है, वो बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई पुअर नहीं है, और इवन कि चीख चीख के सबको बता रही होती है। ये बेचारा एकदम हैरान और परेशान, ऊपर से इसकी गाड़ी पे आके उसे ही हार्ट अटैक देने वाली थी। टर्की मैडम अपने सारे बॉयफ्रेंड्स को संगसिक से मिलवाने के लिए लाई होती है, और कपल रिंग भी दिखाने लगी थी। ये मुझे मेरे न्यू बॉयफ्रेंड ने ही गिफ्ट की है। वो आगे से कह देता है कि नहीं, ये मैंने तो तुम्हें नहीं दी थी, बल्कि तुमने खुद ही तो मुझे दी थी। थोड़े से कंफ्यूज भी लग रहे होते हैं। एक्चुअली में ये तो संगसिक का लाया हुआ उसके लिए तोहफा ही था जो कि वो पीछे ही छोड़ गया था, लेकिन इस बात की खबर हेजुंग को थोड़ी ही ना होती है। तभी ऊपर से अजीज़ की एंट्री होती है, और वो इनसे यही कहने लगा था कि ये तो संगसिक ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ही रिंग ली थी, और तुम लोगों को कैसे मिली है ये। वो हैरान कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है, तो ये इशारा करता है नाराई की तरफ, जो कि कब से चुपके सब कुछ देख रही थी कि वो रही संगसिक की न्यू गर्लफ्रेंड। ये सुनते ही सभी एकदम शॉक्ड ही रह जाते हैं। अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए अजीज़ तो नाराई की बहुत सारी रिक्वेस्टें करने लगता है कि प्लीज़ ये संगसिक की इज़्ज़त का सवाल है, उसकी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर लो ना। वो भी फिर मान ही गई थी। अब ऐसे ही कपल होने का ही नाटक करने लगती है, लेकिन हेजुंग तो अभी भी यकीन नहीं करने वाली होती है कि मैं जानती हूँ संगसिक उप्पा को, उन्होंने तो कभी अपनी गर्लफ्रेंड बनाई ही नहीं है। नेक्स्ट डे मातन जैसे ही चेयरमैन के साथ मिलकर सेल्फी ले रहा होता है, मैनेजर ने ये देख लिया था और इसे खूब सारा डांट भी देते हैं कि क्या तुम्हें ऑफिस के रूल्स का नहीं पता है कि यहाँ पे चेयरमैन के क्लोज जाने की इजाज़त नहीं है। बेचारा ऐसे ही खामखा में इनसे डांट भी सुन लेता है। आज ही ऑफिस में नाराई और संगसिक दोनों ही सेम शर्ट्स पहन के आए थे। ये सब कुछ देखते हुए संगसिक तो एकदम सरप्राइज रह जाता और इसे कहने लगा था कि क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो, या कल ऐसे ही प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैं चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारी जैसे सेम ड्रेसिंग नहीं करूँगा। इसलिए उसने अपनी शर्ट तक उतार दी थी, और मैनेजर तो बस हैरान और परेशानी से देखते ही रह जाते हैं। मातन इस ऑफिस के माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर तो रहा होता है, लेकिन उससे कुछ हो ही नहीं पा रहा होता, बल्कि बदले में तो बेचारे की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट भी हो जाती है।
इधर ये फिर से नाराई जो भी ऑर्डर करती है सेम सेम चीज़ें वही फिर संगसिक को भी पसंद होती हैं, और ये सब कुछ देखते हुए दोनों ने अब वो वाली चीज़ें बाय कर ली थी जो कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा नापसंद होती हैं। अब इसके कॉलीग्स इससे यही बात कर रहे होते हैं कि हमें मालूम हुआ है कि हेजुंग तुम्हें पसंद नहीं करती थी, खैर वो तुम्हारी लाइक नहीं थी, इसलिए तुम कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड अपने लिए ढूंढ लो। वो कह देता है कि हाँ मेरी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और मैं उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करता हूँ, हमारी चीज़ें भी सेम सेम ही होती हैं। इनकी ये सारी बातें तो चोरी चोरी नाराई भी खड़ी सुन रही होती है, और वो सरप्राइज थी कि क्या संगसिक का इशारा मेरी तरफ था, वो मुझे पसंद करता है। मातन के साथ मिलके संगसिक अब जैसे ही कोई प्यारो मोहब्बत की बातें करने लगा था, ये सब कुछ सुनते हुए नाराई तो स्माइल करने लगती है। अब उसे लग रहा था कि शायद इसे मुझसे लव हो गया है, इसलिए तो ऐसे बिहेव कर रहा है। वेल तभी अचानक ही उसके पेट में दर्द होने लगती है। ऊपर से सारे कॉलीग्स आ गए थे कि ये मेरा काम कर दो नाराई और मेरा काम कर दो, इसे वॉशरूम जाना था, और ऊपर से परेशान करने के लिए संगसिक भी आ गया था। ये बेचारी से अब कंट्रोल नहीं कर पाती है और इसने तो यहाँ पे पार्टी कर दी थी, जिसे सुन के सारे एकदम सरप्राइज। अब इस सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए संगसिक प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे उसी ने ही ये सब किया था। अब तो सभी उसे काफ़ी ज़्यादा डांट भी देते हैं कि संगसिक तुम्हें थोड़ी सी तो शर्म करनी चाहिए। अब ये देखते हुए नाराई तो बस उसमें खो ही जाती है कि क्या ये सब कुछ संगसिक ने मेरी खातिर किया है, इसका मतलब वाकई में वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है। रात को भी बस उसी की यादों में खोई हुई होती है, इवन के जितना ही झटक लेती ना, वो तो उसके ख्यालों से निकल ही नहीं पा रही होती है। तभी डोर बेल बजती है, सामने से संगसिक इसके लिए मीट लाया था, और फिर आज जो कुछ भी ऑफिस में हुआ उसके बारे में ही बात करने लगा था, लेकिन वो तो इसे गुड बाय कह के डोर ही बंद कर देती है। वो हैरान था कि इसे अचानक हो क्या गया। अब इसके दिल में संगसिक को लेके जो भी फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी उसके बारे में अपनी फ्रेंड्स को भी बता देती है। अगले दिन ऑफिस में भी इसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाती है, बल्कि अवॉइड करने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन हर जगह पे ही संगसिक मौजूद जैसे कि पहले ही हुआ करता था। वो तो इसे नॉर्मली ट्रीट कर रहा होता है, लेकिन ये तो बस ऐसे समझ रही होती है कि जैसे हो ना हो ये मुझे पसंद करने लगा है। इसके क्लोज आते ही उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। अब थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो इसे बाहर बात करने के लिए बुलाती है तो यहाँ पे उसे रियलाइज़ हो चुका था कि एक्चुअली में संगसिक को इससे लव नहीं हुआ है, वो तो किसी और चीज़ की ही बात कर रहा था। ये सुनते ही उस बेचारी को तो बहुत बुरा लगता है, उसका दिल ही टूट के रह गया था, और जाके अपने फ्रेंड्स को बता देती है कि देखो मैं कितना गलत समझ रही थी और वो मुझे पसंद भी नहीं करता है। और यहाँ पे इसका ये रिएक्शन देख के उसकी फ्रेंड्स तो एकदम सरप्राइज रह जाती हैं। वह अब इसे बताने लगी थी कि चलो वो तुम्हें पसंद करता है कि नहीं, लेकिन ज़रूर तुम्हें उससे लव हो चुका है, तभी तो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो। ये फिर परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँगी। नेक्स्ट ही सारे फ्रेंड्स मिलकर जैसे ही ड्रिंक वगैरह करने के लिए आते हैं, संगसिक इसका ख्याल रख रहा था और ये बस उसी के बारे में ही सोची जा रही होती है, इसीलिए उसे फ़ौरन से साइड पे कर देती है कि तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हो, चले जाओ यहाँ से। अब ये ड्रिंक वगैरह करने के बाद जैसे ही ये अब अपने अपने घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में अचानक इसका पाँव मुड़ जाता है। इससे पहले कि गिरते ही संगसिक ने इसे पकड़ लिया था, इसके पाँव पे मोच आ गई थी, तो वो इसे अपनी कमर पर बिठा के वहाँ से लेकर जाने ही लगा था। और अचानक ही हेजुंग की इन पे नज़र पड़ जाती है। वो जैसे ही इसे बुलाती है तो अचानक ही इसने इस बेचारी को नीचे ही गिरा दिया था, जिसकी वजह से कैसे चोट आ जाती है। अब फौरन से संगसिक हेजुंग से कहने लगा था कि जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, इस बेचारी का बहुत ही हाल ख़राब है। नेक्स्ट हमें ऑफिस का ही सीन दिखाया जाता है। इन सारे लोगों में से किसी एक को ही आज मैनेजर के साथ खाना खाने के लिए जाना था। ये लोग गेम्स खेलते हैं जिसमें कि मातन हार जाता है। वो बेचारा बहुत ही परेशान लग रहा था, लेकिन अब क्या ही करता, मजबूरी में उसे ही अब मैनेजर के साथ खाना खाने के लिए जाना ही था। अब बाहर आने के बाद ही मिस्टर छा इससे पूछ लेते हैं कि क्या नाराई ठीक है। अब फिर तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो उसे डॉक्टर के पास लेके आए थे उस बेचारी के बाजू तो फ्रैक्चर ही होके रह गए थे। मीन के कुछ दिन वो इनसे काम नहीं करने वाली थी, बहुत ही अपसेट लग रही होती है। जैसे ही अब फिर संगसिक साइड पे जाता है तो इसके पास ही हेजुंग आके बैठती है, जो कि इनके कपल की बात करने लगी थी कि तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो। वो कह देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों वाकई में कपल हैं और तुम क्या समझ रही हो कि हम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके सामने ही फिर से अब उसकी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करने ही लगी थी, लेकिन वो कह देती है कि मुझे कल ही संगसिक उप्पा ने बता दिया था कि तुम लोग आपस में डेटिंग नहीं कर रहे हो। ये सुनते ही ये बेचारी एकदम शॉक्ड रह जाती है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे कम से कम बता तो देनी चाहिए थी।
अब वो इसके लिए जो शूज़ लेके आया था वो तो बिल्कुल नहीं पहनने वाली होती है, इसे वापस कर देती है। सो मजबूरी में संगसिक को वही इसके शूज़ पहनने पड़ गए थे और वो इसके ही पहन के अपने घर के बाहर आती है। वो इसके लिए डोर ओपन करने लगा था और ये वाला सीन देख के इसे बहुत ही अच्छा लगता है। खैर इसके ख्याल रखने के लिए उसने अजीज़ को हायर कर लिया था और ये भी कि ये काफ़ी सारे पार्ट टाइम जॉब्स करता है, तो इसलिए तुम्हारी केयर करने में इसे ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। और बस यही सब कुछ कल हुआ था जो कि इसने मिस्टर छा को बता दिया था। मातन बेचारे को तो अब अपने मैनेजर के साथ खाना खाने के लिए आना ही पड़ गया था। बेचारे की शक्ल देखने वाली होती है। थोड़ी देर के बाद ही अब मैनेजर इन्हें यही बता रहे होते हैं कि कल हमारे यहाँ एक इवेंट होने वाला है और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें ही हायर किया गया है। ये तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो शुक्र है हमें भी कोई काम मिला। अब घर पे ही अजीज़ इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा होता है, इवन कि इसके लिए मज़े मज़े का खाना भी बनाता है। मातन बेचारा जो भी गेम्स खेलता है सबसे ही हार जाता है और इसी वजह से ही उसकी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है। अब संगसिक जैसे ही घर वापस आता है तो सामने से ये उसके आने का ही वेट कर रही होती है। अजीज़ यहाँ पे नहीं था तो इसलिए वो उसे खुद अपने हाथों से खाना भी खिलाने लगा था और जिस तरह से वो खा रही होती है ये सब कुछ देखते हुए संगसिक को तो बहुत ही हंसी आती है। आज तो मातन की बस हो गई थी कि बहुत हो गया और सबसे मैंने हार लिया, इसलिए फ़ौरन से ही कंगमी को कॉल करता है कि मेरे पास आओ। वो भी आ ही चुकी थी और इसे यही कहने लगा था कि मैं गेम्स नहीं हारना चाहता हूँ, इसलिए मेरी ट्रेनिंग करवाओ। वो भी मान ही जाती है और बस इस बेचारे से तो इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करवाती है कि उसका बुरा हाल ही हो जाता है, इवन कि उसे पनिश भी करती है। फाइनली गेम्स जीतने में वो तो एक्सपर्ट हो ही गया था और काफ़ी खुश लग रहा होता है। अब जो भी टिप्स वगैरह होती हैं कंगमी ने उसे दे ही दी थी। अगले ही दिन हमें इवेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि इन लोगों ने ही ऑर्गेनाइज़ किया था। काफ़ी खुश लग रहे होते हैं कि होप्स हो के सभी को पसंद आएगा, लेकिन अब इनकी टीम कुछ करती है और उसमें गड़बड़ी ना होती, ऐसे कैसे हो सकता था। और तभी एक बलून को आसमान में ही दिखाया जाता है जिसपे कि चेयरमैन की फ़ोटो चिपकी हुई थी। ये हैरान होते हैं कि ओह नो, ये ऐसे कैसे कब हो गया, अगर ये फूट गया तो चेयरमैन ने हमें ही फोड़ देना। बस फिर क्या था, एक लड़की इसी पे ही निशाना मार देती है और इस तरह से ये बलून तो फूट ही गया था। अब ये कहते हैं कि हमारी खैर नहीं है, चेयरमैन तो अब पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। अजीज़ इसके लिए कुछ खाना वगैरह लेके आया था। अब अचानक की जैसे ही नाराई की नज़र संगसिक के कार्ड पे पड़ती है तो हैरान होती है कि क्या मेरे खर्चे के पैसे संगसिक दे रहा था, तो इस बारे में अजीज़ ने मुझे क्यों नहीं बताया है। ये फिर से अपने सारे कॉलीग्स के साथ मिलकर गेम खेलता है लेकिन हार ही जाता है। सो मजबूरी में उसे अपने मैनेजर के साथ ही बैथ लेने के लिए आना पड़ गया था। वो बेचारा जितनी भी कोशिश कर लेता उसकी किस्मत में तो बस यही लिखा हुआ था। इधर ही हमें संगसिक को दिखाया जाता है जो कि अपने एक कॉलीग के साथ ही ड्रिंक करने के लिए आया होता है और वाइन पीने के बाद ही वो तो काफ़ी टुन भी हो गया था। और इसी हालत में ही जब घर वापस आता है तो नाराई पूछ रही होती है कि क्या तुमने ही मेरी चीज़ों को बाय करने के लिए अजीज़ को पैसे दिए थे। तो वो कह देता है कि हाँ बिल्कुल मैंने ही दिए थे, क्योंकि मेरी वजह से ही तुम्हारे हाथों पे चोट लगी है, तो इसलिए बस मैं तुम्हें कंपनसेट करना चाहता था। अब जैसे उसे मालूम होता है कि अजीज़ थोड़ी देर के लिए बाहर गया है तो वो उसे खुद ही मेडिसिन देने लगा था। और ये सब कुछ देखते हुए नाराई अब मज़ीद अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाती है एंड देन फ़ौरन से उसे किस कर लेती है और ये भी बैग उसे पकड़ के किस भी करने ही लगा था। और अचानक ही इनकी नज़र अजीज़ पे पड़ती है जो कि न जाने कब से यहाँ पे बैठा ये वाला नज़ारा देख ही रहा होता है। उसे लग रहा था कि जैसे कि ये दोनों कपल है, इसलिए इन्हें बेस्ट ऑफ लक भी कहता है। वो इसे जितना भी कह लेते कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये तो कभी भी कबूल नहीं करने वाला होता है। अब फिर वो वहाँ से चले ही जाते हैं और ये उसी किस को सोच सोच के काफ़ी परेशान भी हो रही होती है। अब अचानक ही संगसिकी से मैसेज करके बता देता है कि देखो वो ना गलती से हो गई थी किस, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था ना। ये सब कुछ पढ़ते हुए इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ऐसी गलती वो कैसे कर सकता है। तो आगे से ये भी रिप्लाई करती है कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे मालूम है कि तुमसे गलती हो गई थी, तो मैंने भी कौन सा तुमसे ऐसे ही खामखा में किस की थी, वो भी मुझ पर भी मेडिसिन का असर ही था, तो इस वजह से वो हुआ। अब ये सब कुछ पढ़ के वो भी सरप्राइज होता है कि क्या हम दोनों के बीच किस हो गई और कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है।
नेक्स्ट डे ही डैड मातन से मिलने के लिए आए होते हैं और इसे कह रहे होते हैं कि देखो तुम अपनी कंपनी में वापस आ जाओ, और वैसे भी उस खटारा कंपनी में काम करने से तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा। वो तो बिल्कुल नहीं मानने वाला होता है। तो इसी वजह से ही डैड ने रास्ते में ही उसे छोड़ दिया था और वहाँ से चले जाते हैं। इस बेचारे को तो पता ही नहीं होता है कि अब जाना कहाँ पे है। कंपनी में अब जैसे ही ये नाराई को देखता है तो बस उसी में ही खो जाता है। आज तो वो काफ़ी ज़्यादा इसे ब्यूटीफुल भी लग रही थी, मीन के अब इसे भी उससे लव हो ही चुका है आफ्टर फर्स्ट किस। अब फिर जैसे इसकी नज़र हेजुंग पे पड़ती है, वो तो इस वक्त इसे बिल्कुल ही कोई चुड़ैली लग रही थी। खैर अब ये लोग लिफ्ट में ही आ जाते हैं। यहाँ पे नाराई थोड़ी सी सरप्राइज होती है कि कल रात के बाद से ये मुझसे इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है, इसे क्या हो गया है। ऑफिस में ये लोग एक प्रोजेक्ट को लेके ही बात कर रहे होते हैं जो कि फीलिंग्स बताने वाला ही था, और इवन के किसकी भी बात हो ही जाती है। और जिस तरह से कि संगसिक और नाराई रिएक्ट कर रहे होते हैं, सभी हैरान होते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ पे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। खैर उनकी समझ में तो कुछ आने वाला नहीं था। मातन थोड़ी देर के बाद ही कंगमी को किसी से कॉल पे बात करते हुए सुनता है, जो कि कह रही थी कि मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, और रात को मिलने के लिए भी बुलाती है। ये हैरान था कि इसका मतलब है कि डैड को जो भी मेरी बातें वगैरह होती हैं वो कोई और नहीं बल्कि क्या कंगमी बता रही होती है। इसके बारे में तो मैं पता चला के ही रहूँगा। सो असिस्टेंट से कह के उसने कंगमी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। वो अब इसे बता रहे होते हैं कि एक दफ़ा पावर कंपनी में, मीन के हमारी कंपनी में, इसने जॉब के लिए भी अप्लाई किया था लेकिन इसकी जॉब लगी ही नहीं। अब वो हैरान होता है कि ये पहले इतनी ज़्यादा अगली और काफ़ी फैटी भी हुआ करती थी, तो अचानक इसमें ये चेंज कैसे आ गया। अब तो काफ़ी प्रिटी भी है इसके बारे में तो अब हमें बाद में ही पता चल ही जाना है। कंगमी जैसे इसे बता रही होती है कि क्या तुम्हें पता है कि संगसिक आज एक ब्लाइंड डेट पे जा रहा है, तो वो तो अब उसका मजाक उड़ाने लगती है कि उस जैसा बंदा आखिर किसी लड़की को कैसे पटा सकता है। ऐसे तो मुमकिन है ही नहीं। ये सारी बातें तो इसने सुन ली थी। फौरन से बाहर निकलता और कहने लगा था कि तुम क्या समझती हो कि क्या मैं किसी से डेट नहीं कर सकता हूँ, आज तो ज़रूर मैं ब्लाइंड डेट पे जाके ही दिखाऊंगा। और ये सब कुछ सुनते हुए ये तो बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है, और इसका ये रिएक्शन देख के इसकी फ्रेंड यूंगमी को तो पता चल ही गया था कि हो ना हो अब ये माने या ना माने, इसे तो संगसिक से लव हो ही चुका है, तभी तो ये ऐसे रिएक्ट कर रही है। कंगमी को फॉलो करते करते अब मातन तो उसकी प्लेस पे ही आ चुका था कि देखते हैं कि ये किससे मिलने के लिए जा रही है। रास्ते में ही कुछ गुंडे इसे पकड़ लेते हैं। वो समझ रहे थे कि शायद ये तो बहुत ज़्यादा रिच है, इवन कि उन्होंने इसके कपड़े तक के खुद ही ले लिए थे और अपने इसी को पहना दिए होते हैं। ये जैसे ही कंगमी से बात करने के लिए जाता है, अचानक ही इसकी पैंट नीचे ही खिसक जाती है। ये सब कुछ देखते हुए वो उसे परवर्ट समझ के काफ़ी ज़्यादा कुट भी लगा देती है। अब बाद में जैसे उसे मालूम होता है कि ये तो मातन था, अब इसे होश में लाने की कोशिश करने लगी थी। अब अगर हमें संगसिक को दिखाया जाए तो जैसे ही वो ब्लाइंड डेट से होके आया था, काफ़ी सैड लग रहा होता है। अजीज़ पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो अब उसे बता देता है कि मैं ब्लाइंड डेट पे गया था। ये सुनते ही वो एकदम सरप्राइज और इवन के इसे डांटने भी लगा था कि तुम्हें कुछ शर्म है भी कि नहीं। कल रात को तो तुमने नाराई को किस की थी और आज किसी और लड़की के साथ डेट पे चले गए। ये सुनते ही वो इमोशनल हो जाता है कि हाँ मैंने बुरा किया ना। अब इसे रोता हुआ देख के अब वो जो कि अभी गार्लिक को ही छील रहा था, इसके आंसू साफ करने लगता है तो वो उसकी आंखों में ही चला जाता है। इसे तो काफ़ी जलन भी होने लगी थी कि ये तुमने क्या कर दिया अजीज़। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो जैसे ही किसी लड़की के साथ डेट पे गया था तो उसे हर तरफ ही नाराई ही दिख रही होती है, और इसी चक्कर में उसने वो वाली कॉफ़ी तो उस लड़की पे ही गिरा दी थी। इसी वजह से उसकी डेट ख़राब होके रह गई। और इधर इसके सारे कपड़े तो ख़राब हो चुके थे, इसलिए कंगमी ने अपने ही कोई ड्रेस इसे पहनने के लिए दे दी होती है, और फिर बस इसे देखती ही रह जाती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। अब यहाँ पे इसके मोहल्ले के जो भी लोग होते हैं उन्हें देख देख के ये डर रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्कैरी है। वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो काफ़ी अच्छे हैं। और तभी जो कि अभी थोड़ी देर पहले इससे कपड़े लेके गए थे वही गुंडे आ जाते हैं। अब फिर कंगमी उनसे फाइट करती है और इसका हाथ पकड़ के वहाँ से भागी गई थी। नेक्स्ट ही अब हमें ऑफिस का ही सीन दिखाया जाता है। अब जो पहले ही संगसिक ने एक वीडियो बनाई थी अपनी कंपनी पे, वो वायरल हो चुकी थी, जिसकी वजह से कि इनकी सेल्स रेट बढ़ गए होते हैं। और ये सब कुछ देखते हुए ये खुश होते हैं कि वाओ ये तो हमारी वजह से हुआ है। लेकिन अवार्ड तो मिलता है चेयरमैन के असिस्टेंट को कि ये तो उन्होंने ही किया था। ये सब कुछ देखते हुए इन्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी उन्हें अप्रिशिएट भी करने लगे थे। लेकिन दिल से तो अपसेट ही होते हैं कि ये क्या बात हुई, हम
जो भी करते हैं उसका क्रेडिट हमें कभी मिला ही नहीं है। रात के वक्त ही संगसिक ने नाराई को मिलने के लिए बुलाया था और उसे कह रहा होता है कि देखो ये मेरी फर्स्ट किस थी जो कि तुमसे हो गई और तुम कह रही थी कि वो तो बस एक गलती ही थी। ये भी कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल एक मिस्टेक ही तो थी और वैसे भी क्या तुम्हें पता है कि वो भी मेरी फर्स्ट किस ही थी जिसकी कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं हो। अब यहाँ पे कह देते हैं कि ठीक है उस दिन तो अजीज़ की वजह से मेरी फर्स्ट किस अधूरी रह गई थी लेकिन आज नहीं रहेगी और फ़ौरन से इसे पकड़ के किस कर लेता है। वेल अब तो इसे भी मालूम हो ही गया था कि हो ना हो मेरी तरह संगसिक भी मुझसे लव ही करता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में ये लोग तो बड़ी ही धमाकेदार एंट्री करते हैं क्योंकि इनका एक प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल गया था जिसकी वजह से कि ये अब खुश भी लग रहे होते हैं। खैर अब ये लोग फिर से किसी और प्रोजेक्ट को लेके ही बात कर रहे होते हैं और इवन के ये लोग तो इधर ह्योंगमी को स्माइल करने को बोलते हैं कि जब तुम हंसती हो ना इस तरह से हमें और ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन वो मैडम तो एटीट्यूड के साथ ही वहाँ से चली ही गई थी। इधर ये जब देखती है कि ये बेचारा इतना भारी सा सामान लेकर जा रहा है तो यहाँ पे कंगमी ने मातन की हेल्प कर दी थी। तब तो इसकी हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो जाती है कि जैसे ये मेरे क्लोज आती है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है। अब ये लोग तो आज से इशारों में ही बातें करते हैं ताकि ऑफिस में किसी को भी पता ना चले कि हम दोनों अब रिलेशनशिप में ही हैं। अब तभी ऊपर से मिस्टर छा आ जाते हैं जो कि मातन और फिर संगसिक दोनों को ही एक बिजनेस ट्रिप पे ही जाने को बोलने लगे थे। अब मातन को ड्राइविंग करना नहीं आता था तो ये काम संगसिक ही कर देता है। इधर अब हमें इस राज का भी पता चलता है कि ह्योंगमी इसलिए स्माइल नहीं करते क्योंकि उसे लगता है कि स्ट्रेट फेस के साथ ही मेरे ज़्यादातर काम हो जाते हैं तो इसलिए अब वो जितनी भी इसे हंसाने की कोशिश करते हैं ये बिल्कुल नहीं हंसने वाली थी। बातों ही बातों में इसे थोड़ा थोड़ा शक तो होने लगा था कि जैसे कि मातन एक बहुत ही बड़ी रिच फैमिली से है लेकिन वो आगे से मुकर जाता है कि ऐसी बात नहीं है। खैर ये लोग अब फिर अपने क्लाइंट से मिलने के लिए आ गए थे और वो वाला क्लाइंट तो ऑलरेडी मातन को जानता था इवन कि इसे तो जर्मन लैंग्वेज बोलनी भी आती ही है। अब खैर इशारों से अब उस पर्सन को कह देता है कि प्लीज़ मेरे साथ वाले साथी को पता नहीं चलना चाहिए कि एक्चुअली में मैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी का ऑनर हूँ। वो भी कह देता है कि ठीक है किसी को भी नहीं बताऊँगा, इसे प्रॉमिस भी कर लेता है। ये दोनों अब एक होटल में स्टे करने के लिए आ गए थे। अब यहाँ पे संगसिक को थोड़ी थोड़ी समझ तो आ गई थी कि जैसे कि मातन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है इसलिए उसे कह भी देते हैं कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो। लेकिन स्टिल वो चुप ही रहता है। अब नेक्स्ट डे अपने रूम की अच्छे से सफाई कर देते हैं। अब संगसिक तो बातों ही बातों में रिलेशनशिप को भी लेके आ ही जाता है। ये भी कहने लगा था कि वैसे तो मैं कंगमी को शायद पसंद करने लगा हूँ, जब भी वो मेरे नज़दीक आती है मेरे हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो जाती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पेरेंट्स ने ऑलरेडी ही मेरी मैरिज फिक्स कर दी है। वो कह देता है कि कोई बात नहीं है, तुम बस उसे ही चूज़ करना जिससे कि तुम पसंद करते हो, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी कुछ अरसे से एक लड़की को पसंद करता आया था, जानता था कि शायद इसके अलावा मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई आएगी ही नहीं, लेकिन देखो फिर एक लड़की आ ही गई और उसके आते ही मैं तो अपनी पहले वाली गर्लफ्रेंड को भूल ही गया हूँ। और ये सब कुछ तो वो बस नाराई को सोचते हुए ही कह रहा था। मीन के वाकई में उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है। इधर हेजुंग तो इससे मिलने के लिए आई होती है और बातों ही बातों में जैसे ही संगसिक का जिक्र कर देती है तो नाराई को जेलसी होती है और उसने अब यहाँ पे कुछ अपने मुंह से निकाल के इसके ऊपर ही फेंक दिया था कि सॉरी ये तो गलती से हो गया। नेक्स्ट ये लोग अपना काम निपटाने के बाद जैसे ऑफिस पहुंचते हैं तो सामने से देखते हैं कि पूरा स्टाफ ही अब ह्योंगमी को हंसाने की कोशिश करने में लगा होता है, लेकिन वो स्टिल कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही होती है। इसके बाद ही अब एक पार्टी में पहुंचते हैं जहां पे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर लेते हैं। ये चुपके से जैसे ही अब नाराई को बाहर बुलाता है तो वो कहने लगी थी कि देखो मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी हमारा रिलेशनशिप पब्लिक हो, इसलिए किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। वो भी कह देता है कि ठीक है जैसे तुम कह रही हो बिल्कुल वैसा ही होगा। इधर ही ड्रंक कंगमी ने सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि मातन बहुत बड़ी कंपनी का ही प्रेसिडेंट है। वेल साथ ही साथ ये भी कि काफ़ी ज़्यादा रिच भी है। ये सुनते ही मातन के चेहरे की तो हवाएं ही उड़ जाती हैं कि ये क्या कर दिया इसने। खैर यहाँ पे जैसे तैसे करके संगसिक ने इसकी बात संभाली ली थी। मीन के अब की बार तो वो इसकी जान बचा ही लेता है। अब जैसे उसे सोते हुए देखता है फिर भी इसकी हार्ट बीट फास्ट हो ही जा रही होती है। वो भी कम्प्लीटली इसके लव में पड़ ही गया होता है। संगसिक को अपने ऑफिस में कोई काम होता है तो इसलिए नाराई को भी वो अपने साथ ही लेके आ गया था और यहाँ पे मजीद अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसे वाइल्डली किसी करने लगा था। ये लोग तो इस बात से बिल्कुल ही अनजान होते हैं कि यहाँ पे तो उनके सीनियर्स भी मौजूद हैं।
दूसरी तरफ ही मातन को मिलने के लिए कंगमी ने बुलाया था और उसे अपोलोजाइज़ कर रही होती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सबको नहीं बताना चाहिए था ना, जब मैं ड्रंक होती हूँ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, आप पे से ही बाहर हो जाती हूँ। वो कह देता है कि अरे कोई बात नहीं है। पर बातों ही बातों में उसे इतना भी मालूम हो ही गया था कि एक्चुअली में ये कोई भी डैड की स्पाई नहीं है, अपनी कोई डिवाइस ठीक करवाने के लिए उस पर्सन को बुला रही थी। लेकिन तभी रास्ते में मातन आ गया था। अभी भी ये खुद की फीलिंग्स को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज ही लग रहा होता है। खैर जैसे ही अब कंगमी का हाथ पकड़ के अपने दिल पे रखता है तो अचानक ही उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। और ये सब कुछ तो कंगमी को बहुत ही ऑकवर्ड लगता है कि आखिर को मातन क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से ही उसने तो इसे थप्पड़ भी मार दिया था और थप्पड़ मारने की वजह से इसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ये बेचारा तो अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि आखिर ये मेरे साथ क्या चल रहा है, मेरे दिल को क्या हो गया। ये दोनों तो अब अपने सीनियर्स को देख के एकदम शॉक्ड रह गए थे। ये तो शुक्र है कि वो ड्रंक होते हैं, इसलिए समझ रहे थे कि हमेशा की तरह इनके बीच यहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा ही हो रहा था। अब ये भी रिलीफ फील करते हैं कि हमारी ये वाली चोरी पकड़ी जाने से बच गई है। नेक्स्ट डे लिफ्ट में जैसे ही ये नाराई का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो गलती से इसने मैनेजर का ही पकड़ लिया था, जो कि कह रहे होते हैं कि संगजिक क्या तुम मुझसे बहुत ज़्यादा लव करती हो। अब वो इसे कहती है कि देखो नेक्स्ट टाइम अगर तुमने फिर से ऐसी गलती की ना तो सबको ही पता चल जाना है। वो अब इसे अपोलोजाइज़ करता है और ये भी कह रहा था कि ठीक है नेक्स्ट टाइम ऑफिस में हम दोनों इशारों से ही बात किया करेंगे। कुछ टिप्स वगैरह भी उसने इसे बता दी थी। कंगमी इसे समझा रही होती है कि अगर लड़की का हाथ पकड़े ना तो उसका मतलब होता है कि उसे सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था। अब ये कहता है कि क्या सच में मैंने इसके साथ कल बुरा कर दिया था, तो फिर माफ़ी मांग ही लेता है कि अगली दफ़ा ऐसा नहीं करूँगा। अब जैसे ही इसे थोड़ी सी कम पेमेंट मिलती है तो ये बहुत ही अफसुर्द हो गया था कि मैं इतने कम पैसों से अपना पूरा महीना कैसे चला पाऊँगा। बेचारे की हालत देखने वाली होती है। ये दोनों ही अब यहाँ पे इशारों से ही बात करना स्टार्ट कर देते हैं। इन दोनों का ये आंख मटक्का देख के बाकी कॉलीग्स तो बहुत ही हैरान होते हैं कि आखिर को इन दोनों के बीच चल क्या रहा है, इन्हें क्या हो गया। कंगमी को एक फ़ाइल चाहिए होती है, इसलिए सबसे पूछ रही होती है कि क्या तुम लोगों में से किसी ने वो उठाई है। तो वो कह देते हैं कि नहीं, हम में से तो किसी ने भी नहीं उठाई है। खैर वो भी कह देती है कि ठीक है अब हम सीसीटीवी कैमरा में ही देख लेंगे। ये सुनते ही नाराई के तो चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं कि इसका मतलब है कि सीसीटीवी कैमरा में तो सब लोग ये भी जान जाएंगे कि रात को मेरे और संगसिक के बीच क्या हुआ था। हम बस दोनों ही ट्राइयाँ कर रहे होते हैं कि जैसे तैसे करके ये लोग सीसीटीवी कैमरा को देखें ही ना। इसलिए ही अब सारा ब्लेम ये खुद पे ही डाल देता है। यही कहने लगा था कि वो फाइल मैंने ही ली थी और मुझसे कहीं गुम हो गई है वगैरह वगैरह। ये सुनते ही अब बाकी सारे तो इस पे झपट पड़ते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया संगसिक। खैर ये तो खुश हो रहा होता है कि शुक्र है इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा देखा नहीं है, हम दोनों की अब चोरी पकड़ी जाने से बची गई है। अब फिर अपने ही एक और कॉलीग के पास पहुंचते हैं। मिस्टर किम से पूछने लगे थे कि वैसे आपकी वाइफ भी तो यहाँ पे काम करती थी ना, तो आप दोनों के बीच जो रिलेशनशिप था उसको लेके बाकी सारे कैसे रिएक्ट करते थे। वो अब बताने लग जाते हैं कि एक्चुअली में रिलेशनशिप में आना अच्छा भी है और बुरा भी। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो सारे कहेंगे कि वाओ आप दोनों एक दूसरे से डेट कर रहे हो ना, तो इसलिए सही हुआ। लेकिन जब काम गलत हो जाता है तो फिर डांट भी पड़ती है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हुए हो ना, तो इसी वजह से काम पे फोकस नहीं कर रहे हो। ये सुनते ही वो हैरान। खैर अब तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ठीक है हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि इस वक्त हमारे बीच क्या चल रहा है। वो एक फ़ाइल लेके नाराई के पास पहुंचता है जिसमें कि उसने डेटिंग के हवाले से ही लिखा हुआ था। अब ये सब कुछ देखते हुए यहाँ पे ये तो ब्लश करने लगती है। इन्होंने तो अब डेट पे जाने का भी डिसाइड कर ही लिया होता है। डैड ने मातन को मिलने के लिए बुलाया था। अब तो वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये शादी भी कर ले। इवन कि इसके फियांसे भी इससे मिलने के लिए आई थी, लेकिन इस वक्त इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कंगनी ही चल रही होती है। तो इसलिए इसने डैड से भी साफ साफ कह दिया था कि मैंने अभी शादी करने का सोचा नहीं है, फिर बाद में ही बताऊँगा। आज इतने अरसे बाद ही अपने घर पर वो मज़े का खाना खा पा रहा होता है, लेकिन फिर भी वापस आने का तो उसने सोचा ही नहीं था। चाहे मॉम डैड जितना भी कह लें उसकी नो ही होती है। ये जैसे ही तैयार होके आती है तो फाइनली इसे थोड़ा सा वेट करवाने के बाद संगसिक भी आ ही गया था। उसके पास इतना बड़ा बैग देख के ये तो हैरान होती है कि तुम इसे क्यों लेके आए हो अपने साथ। वो बता देता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना, तो इस तरह से हमें आसानी ही होगी।
जैसे ही देखते हैं कि एक बच्ची यहाँ से जा रही है तो इस बच्ची से इसे बचाने की कोशिश करता है। दोनों काफ़ी ऑकवर्ड भी फील करने लगे थे। खैर नेक्स्ट एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए भी आ जाते हैं। अब जैसे ही नाराई नोट करती है कि इसके फेस पे खाना लगे है तो वो आराम से साफ़ कर देती है और ये वाला गेस्चर तो इसे बहुत ही पसंद आया था। इधर अरोरा मैडम जो कि मातन की फियांसी होती है, उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं हर हाल में पता चला के रहूँगी कि आखिर ये मातन साहब मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं। ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होना ही है और उसने एक स्पाई उसके पीछे ही लगा दिया था। मातन अपनी कम सैलरी से बहुत ही परेशान होता है, इसलिए मैनेजर से बात करने के लिए आता भी है, लेकिन बाकी सारे उसे वहाँ से लेके जाने ही लगे थे कि ये तुम क्या कर रहे हो, इवन कि इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो। बेचारा बस ऐसे ही चीखता चिल्लाता रह जाता है। अब ये लोग खाना खाते हुए जैसे गॉसिप्स कर रहे होते हैं तो अचानक ही इसे तो नाराई पे बहुत ही प्यार आता है। उसके पाँव पे अपना पाँव रखने की कोशिश करने तो लगा था, लेकिन फिर से गलती से मैनेजर के पाँव के ऊपर ही पाँव रख देता है। वो कहते हैं कि संग सीख, अब फिर से तुमने वही हरकत की है ना। अब तो मुझे पक्का मालूम हो गया है कि वाकई में तुम्हें मुझसे लव ही हो गया है। और इस वक्त वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस भी फील कर रहा होता है कि हर बार मुझसे ऐसी गलती क्यों हो जाती है। इधर ही हमें चेयरमैन के असिस्टेंट को ही मातन के डैड के पास ही बैठे हुए दिखाया जाता है। मीन के कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है और वो जो भी जिस प्रोजेक्ट पे भी काम करते हैं उसके बारे में आके वो सीधा सीधा इनको भी बता देती है। मीन के ये उनकी आखिर को राइवल कंपनी जो होती है, इसलिए ये यही चाहते हैं कि बस हमेशा मैं ही सक्सेसफुल रहूँ और गाउस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी तो बस डाउन ही होती जाए। रात को ये दोनों जैसे ही डिनर करने के लिए आते हैं तो अचानक ही इनकी नज़र मिस्टर छा और हियोंगमी पे पड़ जाती है। अब उन्हें पता ना चले इसलिए चुपके से साइड डोर से ही वहाँ से भाग ही गए थे। और इसी दौरान ही नाराई के पाँव पे चोट ही लग गई थी हील्स पहनने की वजह से। वो अभी से बैंडेज लगा देता है और उसका ये वाला गेस्चर तो नाराई को बहुत ही पसंद आया था। उसे मालूम हो गया था कि ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा लव करता है और इवन के मेरी काफ़ी ज़्यादा केयर भी करता है। वो तो थोड़ी सी इमोशनल होके उसे हग भी कर लेती है। वो नहीं चाहती थी कि अब कभी भी हम दोनों एक दूसरे से जुदा हों। इधर ये जानता था कि एक्चुअली में वो जिस मोहल्ले में रहती है वहाँ पे लाइट तो होती ही नहीं है। इसने एक बहुत ही बड़ी सी लाइट वहाँ पे लगवा दी थी ताकि पूरा मोहल्ला ही रोशन रहे। और ये सब कुछ देखते हुए ना सिर्फ पूरे मोहल्ले के लोग बल्कि कंगमी भी उस पर्सन को बहुत बुरा भला कहने लग जाती है कि जिसने ये काम किया था। एक्चुअली में इसकी वजह से वो तो रात को सो भी नहीं पाते हैं। इसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा तेज़ जो होती है। और ये सुनते हुए बेचारा मातन तो अपना सा फेस ही देख रह गया था कि मैंने तो उसके लिए इतना अच्छा काम किया था और देखो किसी को पसंद भी नहीं आया। इन लोगों के पास ही हेजुंग की एंट्री होती है। अब तो खैर उसे पता चल ही गया था कि ये दोनों डेटिंग कर रहे हैं और इसे भी भड़काने की कोशिश करती है कि जो इस वक्त संगसिक ने बैग पहना हुआ है वो तो उसने तब खरीदा था जब वो मेरे साथ था और उसने कहा था कि हम दोनों जब डेटिंग पे जाएंगे तो इसे मैं साथ लेके जाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आ जाती हैं। ये सुनते ही इसे बहुत जेलसी होती है। नाराई को गुस्सा भी साथ ही साथ आ ही जा रहा था। भी कहने लगा था कि वो जस्ट हम दोनों को दूर करने की कोशिश कर रही है, वरना कि ये बैग तो मैंने बहुत बाद में ही ख़रीदा है, इवन कि इसके बारे में तो उसे मालूम भी नहीं है। ये सुनते ही वो खुश हो जाती है। अब से ऑफिशियली इन दोनों ने डेटिंग करने का डिसाइड कर लिया था कि हमें अब कोई भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। जो भी हमारे बारे में सोचता है सोचता रहे। इवन के लिफ्ट में आराम से उसका हाथ पकड़ लेती है। अब चाहे जो भी देख लेता, इसे तो इस बात की कोई भी चिंता थी ही नहीं। इधर फिर कंगमी इसे बता रही होती है कि पता नहीं किस गधे ने हमारे मोहल्ले में लाइट लगवा दी, यानी तो पुलिस में जाके उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवा ही दी है। पता नहीं वो खुद को क्या समझ बैठा था। ये सुनते ही अब इस बेचारे की शक्ल देखने वाली कि क्या तुमने पुलिस को जाके रिपोर्ट करवा दी है, और वैसे भी ये तो इतना अच्छा काम था। लेकिन अब कंगमी कहाँ ये बात समझने वाली होती है। आज तो लंच खुद अपने हाथों से नाराई इसके लिए बना के लाई थी, जिसे कि देख के संगसिक तो काफ़ी खुश हुए जा रहा होता है कि थैंक यू सो मच। इससे पहले कि ये खाना खाते ऊपर से मातन और कंगमी की भी एंट्री हो ही जाती है। ये बेचारा जैसे ही उसके हाथों से बना हुआ खाना ट्राई करने लगता है, पहला लुकमा ही मुँह से निकाल लेता है, दूसरी बार फिर से ट्राई करता है और वो खाने के बाद तो इस बेचारे का दांत भी टूट ही गया था।
अब ये सब कुछ देखते हुए मातन को उस पर रहम आ जाता है। वो कहता है कि ये लो मेरा लंच तुम खा लो। लेकिन अब यहाँ पे जैसे वो घूर के उसे देख रही होती है तो ये कह देता है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं बस नाराई का ही बना हुआ खाना खा लूँगा। अब नेक्स्ट ये जिस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले थे सेम टू सेम वो तो मातन के डैड के पास भी होता है। ये सब देखते हुए ना उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इवन के कंपनी के लोग भी हैरान ही होते हैं कि आखिर को हमारी कंपनी में ऐसा कौन सा ट्रेटर है जो जाके हमारी राइवल कंपनी को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब जो कोई भी है हम उसके बारे में ज़रूर पता करा के ही रहेंगे। रात के वक्त ही हमें सांसिक और नाराई को ही दिखाया जाता है। वो इसे हंसाने की कोशिश करती है। आज पूरा दिन ही उसका मूड ऑफ था लेकिन स्टिल उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। वो अब गुस्सा करती हुई चली जाती है कि मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी है। नेक्स्ट सीन में ही हमें असिस्टेंट को मातन के पास ही बैठे हुए दिखाया जाता है जो कि उसे सारी बात का बता देता है कि कैसे डैड ने उसकी कंपनी से वो प्रोजेक्ट वगैरह चुराया था और स्पेशली ये कि आपकी फियांसी ने आप पे नज़र रखी हुई है। इवन कि उसे ये भी पता चल गया है कि आप किस लड़की से लव करते हैं और ये भी कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, तो हो सकता है कि वो बहुत जल्द ही आपके साथ रहने के लिए भी आ जाए। ये सुनते ही वो काफ़ी सरप्राइज रह गया था। एंड देन नेक्स्ट हमें उसे सांसिक की प्लेस पे ही दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके घर में स्टे कर सकता हूँ। अजीज़ थोड़े बहुत नखरे तो दिखाता है कि नहीं, लेकिन फिर फाइनली मान ही गया था कि ठीक है ये सांसिक का फ्रेंड है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं हो सकता है। इसके पास ही इसकी मम्मी की फ़ोटो देख के सांसिक हैरान होता है कि इस लेडी को मैंने कहीं ना कहीं तो देखा ही है। वो फ़ौरन से उसे ले लेता है कि नहीं नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, इन्हें भला आपने कहाँ पे देखा होगा। अब चूँकि नाराई इससे नाराज़ थी इसलिए उसे मनाने के लिए भी आ गया था और उसे स्टार्स वगैरह भी दिखाने लगता है कि वो देखो एक स्टार तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। फिर जैसे तैसे करके उसका मूड फ्रेश करने में फाइनली कामयाब हो ही गया था। अब जैसे उसे बताता है कि मेरे घर पे रहने के लिए फ़िलहाल तो मातन ही आया हुआ है, तो ये सुनते ही वो कह देती है कि ठीक है आज की रात अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ स्टे कर सकते हो। वो तो खुशी खुशी मान गया था और बस इसी तरह ही दोनों बेड पे छलांग मार देते हैं। इधर ये मातन की फियांसी से मिलने के लिए आ गई थी। अब पता नहीं कैसे उसे पता भी चल गया था कि ये इधर रहने के लिए ही आया हुआ है। खैर उसे बता देती है कि अब तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता चल गया है कि आखिर को तुम कंगनी को ही पसंद करते हो। अभी अभी मैं उसके यहाँ से होके ही आई हूँ और मैंने उसे कुछ पैसे वगैरह भी दे दिए हैं। पहले उस पर गिव अप नहीं करने वाली होती है लेकिन चाहिए जितना भी कह लेती वो तो हर हाल में इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। फ़ौरन से भागता हुआ कंगनी के पास आता है। अब बेचारी कंगनी को अभी अभी मालूम हुआ था कि वो इसे खाना नहीं दे के गई थी बल्कि इवन के उसे पैसे दे के गई थी कि वो बस उसके फियांसी को छोड़ ही दे। अब ये फिर भी अपने दिल पे काबू करके उससे अपने लव की कन्फेशन कर लेता है कि मैंने बहुत सोचा है तुम्हारे और अपने बारे में और बस मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करने लगा हूँ। ये सुनते ही यहाँ पे वो तो एकदम शॉक रह जाती है। उसे नहीं यकीन था कि मातन उससे लव कर बैठेगा। खैर उसे एक्सक्यूज़ भी कर लेती है और ये भी कहने लगी थी कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। सो ये मत सोचना कि हमारे बीच कुछ भी हो सकता है। वो बेचारा अब इमोशनल होता हुआ वहाँ से जाने लगा था कि ऐसे कैसे मुझे कोई लड़की रिजेक्ट कर सकती है। अगले ही दिन उसने कुछ एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी थी। ऑफिस में उसका दिल जीतने की कोशिश करता है। उसे जो भी हीरो पसंद था बिल्कुल उस जैसी ड्रेसिंग करके आया होता है। इधर ये दोनों जैसे ही आपस में बातें कर रहे होते हैं तो ये सब कुछ सुनते हुए इनकी फ्रेंड्स को मालूम हो गया था कि ओह तो इनके बीच रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है और इन्होंने हमें इस बारे में बताया तक नहीं। जैसे ही मीटिंग में आते हैं तो सामने से देखते हैं कि सभी लोग सीसीटीवी कैमरा को देख के हैरान हैं। ये फ़ौरन से आगे आ जाते हैं कि देखें प्लीज़ इनको मत देखें, लेकिन अचानक ही जैसे ही अब इन दोनों की नज़र पड़ती है तो ये भी एक उन्हीं की तरह ही बस गौर से देखने लगे थे कि एक्चुअली में इधर अफेयर किसी और का नहीं बल्कि ह्यूंगमी और मिस्टर छा का ही चल रहा था। वो दोनों कब से डेट कर रहे थे इस बारे में तो इन्हें खबर ही नहीं थी, इसलिए पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये चक्कर आपके बीच कब चला और हमें क्यों नहीं बताया। मैनेजर तो सबसे पूछने लगे थे कि वैसे अब इनके अलावा कौन कौन डेटिंग कर रहा है, ज़रा मुझे बताओ ना। जैसे ही अब इन दोनों पे उनकी नज़र पड़ती है तो वो ऐसे रिजेक्ट कर देते हैं कि मुझे यकीन है कि इनके बीच तो कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे ही टॉम एंड जेरी की तरह ये तो लड़ते ही रहते हैं। ये सुनते ही वो हैरान होते हैं कि इसका मतलब है कि कभी भी इन लोगों को यकीन आएगा ही नहीं कि हम वाकई में रिलेशनशिप में आ चुके हैं। मैनेजर को मालूम हो गया था कि अब हमारी राइवल कंपनी को जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो कोई और नहीं बल्कि चेयरमैन की असिस्टेंट है, इसलिए वो नाराई के साथ मिलकर कोई प्लानिंग करते हैं कि हम हर हाल में सबको उनकी असलियत का बता के ही रहेंगे। कंगमी जैसे ही मुसीबत में होती है फ़ौरन से उसकी हेल्प करने के लिए मातन आ जाता है। उसे तो यकीन था कि मैं इसका दिल जीत लूँगा, बट ना उस पर तो इसके इस सारे एक्शंस का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है।
अब फिर बाद में उसे फाइनली पता चल ही गया था कि मातन तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी से ही ताल्लुक़ रखता है, और इवन कि वो भी उनकी राइवल। वो उस पर थोड़ा बहुत गुस्सा भी करने लगा था कि हम दोनों तो फ्रेंड्स थे ना, तो आखिर को तुमने मुझे इस बात का क्यों नहीं बताया था कि तुम बहुत ज़्यादा रिच हो। वो उसे कह देते हैं कि सॉरी, लेकिन मैं ये बात इसलिए छुपाता आया था क्योंकि मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ गुजारना चाहता था, और वो भी फुल एक्सपीरियंस के साथ ही। क्या तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगे? तो वो भी कह देता है कि ठीक है, नहीं बताऊंगा। अब से दोनों अच्छे खासे फ्रेंड्स भी बन ही चुके होते हैं। इन साहब ने तो अभी भी कंगमी का पीछा करना नहीं छोड़ा था। वो जहाँ जाती है उसके पीछे पीछे आ जाता है, उसका दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश करता है। वो फिर से इसके क्लोज आकर यही कहने लगी थी कि मैंने आपको एक दफ़ा कह दिया था ना कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है, तो कुछ नहीं हो सकता। बेचारा एक दफ़ा फिर से इससे रिजेक्ट होकर ही रह गया था, और काफ़ी ज़्यादा अफसरदा भी लग रहा होता है कि मैं जो भी करता हूँ आखिर कोई इसे क्यों नहीं पसंद आता है, आखिर ऐसा क्या करूँ। इवन के अपने दिल की भी उसे समझ नहीं आ रही होती है कि मैं जितना इसे भुलाने की कोशिश करता हूँ उतना ही ये मुझे और ज़्यादा याद आती है। इधर ही नाराई ने संगसिक को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस बाय करके दिया था, जिसमें कि वो काफ़ी हैंडसम भी लग रहा होता है। आज तो नाराई ने मैनेजर के साथ मिलके उस असिस्टेंट का पोल खोलने का डिसाइड कर लिया था, लेकिन बीच रास्ते में ही वो जो फ्लैश ड्राइव होती है वो तो उन्हीं के हाथों चढ़ जाती है। अब वो तो जाहिर सी बात है इन्हें कभी भी नहीं बताने दे सकती थी कि किसी को भी मेरे बारे में पता चले। मातन ने फाइनली अपनी सारी सच्चाई का सबको बता दिया था कि मैं द पावर कंपनी के ऑनर का ही बेटा हूँ। ये सुनते ही सभी एकदम सरप्राइज रह जाते हैं कि हमें तो यकीन नहीं आ रहा है कि क्या ये सच है। रात के वक्त ही मातन को इसने ज़बरदस्ती अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बुलवा लिया था, और कंगमी तो बातें कर कर के उस बेचारे के दिमाग का दही ही बना देती है। वो अब क्या ही करता, चुप करके बस सब कुछ बर्दाश्त ही करता ही रह जाता है। अब ये साहब इसके पास पहुंचते हैं कि मुझे लगता है कि हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। वैसे भी तुम कभी भी मुझसे बातें शेयर नहीं करती। वो जो कि मैनेजर के साथ मिलकर चुपके चुपके से उन असिस्टेंट को एक्सपोज करने वाली थी, उसके बारे में भी नहीं बताया। क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ? वाकई में मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता हूँ। इसकी जो उसने ड्रेस दी थी वो भी उसे लौटा देता है। वो इसे रोकने की कोशिश करती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, और इसी दौरान ही मॉम डैड ने इन दोनों को देख लिया था, जो कि अभी फ़िलहाल अपनी बेटी नाराई से मिलने के लिए आए थे। इनकी शक्लें देखने वाली होती हैं कि ओह नो, अब क्या करेंगे। वेल, अब तो फिर इसकी शामत उनके हाथों आई ही होती है। वो पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम हमारी बेटी से कब मिले थे, इससे तुम्हें कब लव हुआ। अब ये जैसे ही सारी बातों का बता रहा होता है, लेकिन वो गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हो। इसके दांत में कुछ खाना चिपक गया था। जैसे ही ब्रश करने के लिए आती है तो इसके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और ये सीन देखते हुए सबको लगने लगता है कि जैसे कि नाराई प्रेग्नेंट है। वो बेचारी जैसे वहाँ पे आके बैठती और अपने पेट पे हाथ मारने लगी थी, क्योंकि उसके पेट पे शायद कुछ खाना वगैरह लग गया था। और ये देखते हुए मॉम और डैड को अब कंफर्म हो जाता है कि वाकई में ये तो हमारे सामने बैठे लड़के के बेबी की माँ बनने वाली है। अब यहाँ पे संगसिक तो खुशी के मारे अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो ही गया था। मॉम डैड को भी इनके रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं होता है कि ठीक है, और वैसे भी हमारा दामाद तो काफ़ी हैंडसम है, तो इसलिए हम इसे रिजेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। नाराई का तो दिमाग काम कर ही नहीं रहा था कि आखिर को इधर चल क्या रहा है। उसकी समझ से तो सभी बाहर था। कंगमी से डंप होने के बाद ही वो फिर अभी से रिजेक्ट ही कर रहा होता है, और उसका ये वाला गेस्टर तो यहाँ पे इसे काफ़ी बुरा लगता है कि वो मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। इसने फिर मातन का दिल जीतने का भी सोच ही लिया था कि मैंने भी बहुत सोचा उसके बारे में। इवन कि मुझे तो यही लग रहा है कि शायद मैं भी उसे पसंद करने लगी हूँ। अब मातन द पावर कंपनी से था, इसलिए उसे बहुत ही बड़ी सीट मिलने वाली थी, और इस बारे में जैसे बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को पता चलता है तो वो इसकी चापलूसी करना स्टार्ट कर देते हैं कि हो सकता है कि इसके बहाने से ही हमारी भी प्रमोशन हो जाए। वेल, अभी से इम्प्रेस करने के चक्कर में ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहन के आई थी, जो कि मातन की नज़र तो इससे हट ही नहीं पाती है। काफ़ी ब्यूटीफुल जो लग रही होती है। इवन कि उसे अपनी कॉफ़ी भी थमाने ही लगी थी कि देखो मेरे बाजू में दर्द हो रहा है। और फिर थोड़ी ही देर में जैसे ही अपने सारे फ्रेंड्स के भारी भारी बॉक्सेस को उठाती है ना, तो ये सब कुछ देखते हुए मातन को तो उस पर और ज़्यादा ही प्यार आ जाता है। वो अब जितना ही इसे अवॉइड कर लेता, लेकिन फिर भी उसे दिल से नहीं निकाल पा रहा था कि अब की बार तो पक्का मैं फिर इसे अपना के ही रहूँगा, इस पर गिव अप नहीं करूँगा। जैसे ही नाराई देखती है कि
संगसिक तो हीजुंग से मज़े से बातें करने में बिजी है तो जेलसी के मारे उसका बुरा हाल। अब जैसे ही संगसिक इसे देखता है तो बेचारा माफ़ी मांगने लगा था और सब कुछ एक्सप्लेन भी करता है कि मैं बस काम के सिलसिले में ही उससे मिलने के लिए गया था, वरना कि उसके बीच और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। वो भी बिलीव कर लेती है। रात को आके बताता है कि अब तो मैं बिजनेस ट्रिप पे इंडिया ही जाने वाला हूँ। और यहाँ पे अजीज़ उसे कुछ अपने फ्रेंड्स के बारे में ही बताने लग गया था कि वहाँ पे तुम्हारी हेल्प कर देंगे। अब उसे इंडिया के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह होती ही है। तो ये सुन के ना अब नाराई तो उससे बहुत इम्प्रेस लग रही होती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरा बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। अब जैसे ही अजीज़ इंडियन ड्रेस पहन के यहाँ पे डांस कर रहा होता है तो उसके पीछे पीछे नाराई भी आ जाती है। इधर ही उसकी नज़र फिर संगसिक पे पड़ गई थी, जिसने कि उसके लिए सरप्राइज ही प्लान किया था। फाइनली आज के दिन उसने नाराई को शादी के लिए भी प्रपोज कर ही दिया होता है और इवन के एक ब्यूटीफुल सी रिंग उसे पहना भी देता है। दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहे होते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही ऑफिस पहुंचता है तो मैनेजर बता देता है कि तुम्हारी वो जो बिजनेस ट्रिप थी ना कैंसिल हो चुकी है, सो अब तुम्हें इंडिया जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही नाराई, जो कि कब से इनकी बातें ही चोरी चोरी सुन रही थी, फिर काफ़ी ज़्यादा स्माइल भी करने लगती है कि वाह तुम्हारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। इधर ही मातन सबको बताने लग गया था कि अब शायद मैं इस कंपनी में नहीं रहूँगा क्योंकि मेरे डैड की तबीयत ख़राब हो गई है। अब उनके जो भी काले करतूत थे सब मीडिया के सामने आ चुके थे। वो बस ऐसे ही बीमार होने का प्रिटेंड कर रहे होते उनके क्वेश्चन से बचने के लिए। सो कह देते हैं कि अब उनकी बजाय मुझे ही अपनी कंपनी को संभालने के लिए वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। अब सारे थोड़े से सैड तो हो जाते हैं। उन्होंने फेयरवेल पार्टी करने का भी सोच ही लिया था। इधर अब इसकी कंगमी के साथ फ्रेंडशिप भी हो गई थी। इवन के फिर से उससे अपने लव की कन्फेशन करता है। अब की बार तो उसने इसे एक्सेप्ट कर ही लिया था। अब फिर इसने फाइनली अपने ऑफिस को संभाल लिया होता है। रात को फेयरवेल पार्टी में सभी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और यहीं पे ही अपने रिलेशनशिप को इन दोनों ने भी सबके सामने एक्सपोज कर दिया था। अब ये सुन के सबको तो इन दोनों के लिए बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो फाइनली नाराई और संगसिक के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था, वो तो थमा। अब नेक्स्ट ही हमें मातन और कंगमी को ही दिखाया जाता है, जिनकी के लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी थी और दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सो लास्ट पे संगसिक और नाराई की जोड़ी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।